पूछा गया त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, याद रखिएगा। ये बौद्ध धर्म में संबंधित है। 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, यानी आंसर लगाना पड़ेगा आपको बी नंबर वाला। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सेकंड नंबर का जवाब देना है। कह रहे हैं पद्मा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को, है ना, किसी संशोधन विधेयक को यहाँ पर लिखा हुआ है केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है या लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर संविधान संशोधन 368 वाला जो आप पढ़ते हैं विधेयक, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी नंबर लगाना होगा, है ना, बिल्कुल सही है। भारत के किसी राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है ना, सबसे अधिक लंबी यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये संविधान संशोधन था आपका। भारत के किसी राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी किसकी है, 4 नंबर, ये आपका है गुजरात की, है ना। गुजरात राज्य की तटीय सीमा क्या है, सबसे लंबी है, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। गोवा राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है और दक्षिण भारतीय राज्यों में से सबसे बड़ी तटीय सीमा अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की है। सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है, 5 नंबर बताना है। हाँ, सरकारिया आयोग जो है 9 जून 1983 को केंद्र और राज्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आर.एस. सरकारिया आयोग के अध्यक्ष और बी शिवरमन तथा एस.आर. सेन इसके सदस्य थे। आंसर लगाना पड़ेगा 5 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड था आपका सरकारिया आयोग। हाँ, देख लीजिए सभी का जवाब सही आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अभिनव भारत की स्थापना किसने की, 6 नंबर का जवाब देना है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो बी डी सावरकर ने 1899 में, हाँ बिल्कुल सही है, स्थापित एक किया था, मित्र मेला नामक संस्था किया था बी डी सावरकर ने, और यही संस्था 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। विकल्प नंबर लगाना पड़ेगा यहाँ पर बी डी सावरकर। यहाँ बताइए, तराइन का जो प्रथम युद्ध है निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में लड़ा गया था और तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो आपका 1192 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या थी, विजयी हो जाती है। और जो दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की विजयी होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखा है किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पहले वाले तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी आपके जीते थे। बाबर इब्राहिम तो पानीपत वाला है आपका, 1526 में हुआ था आपका। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है, 8 नंबर बताना है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का जो कारण है पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी अपनी धुरी पर झुकाव है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में या एक चक्कर लगाने में 365 दिन यानी 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड का समय लगता है। 8 नंबर का जवाब यहाँ पे लगाइएगा, पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसका अपनी धुरी पर झुकाव। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। दाढ़ी बनाने के लिए कानकेव मिरर, मिरर कानकेव मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। हाँ बिल्कुल सही, अवतल दर्पण का उपयोग और भी जगह किया जाता है, जैसे टार्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, सोलर कुकर हो गया, इन सब में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। राज्य के नीति निदेशक जो गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो साइड मिरर लगा रहता है ना पीछे गाड़ी देखने के लिए, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है ना, बात कहता है, 10 नंबर बताना है। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 43 का ए, 43 का ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 340 किससे संबंधित है, 340 किससे संबंधित है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आयोग। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है, 12 नंबर बताना है। अम्ल जो वर्षा होती है, 12 नंबर का जवाब आ चुका है, सी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा।
किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? आंसर आपका होगा सरखेज रोजा। सरखेज रोजा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, ये आपका कैसा है? ये आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है आपका। निम्न में से कौन सा फ्यूरर के नाम से जाना जाता है, जाना जाता था? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। एडोल्फ हिटलर को भैया हम फ्यूरर के नाम से जानते थे। हिटलर जानते ही हैं, तानाशाह थे। थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? 16 नंबर का देखिए आपको बताना है। थीन डैम परियोजना जो है आपकी रावी नदी पर, रावी नदी पर देखिए किसका किसका जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। रावी नदी पर सिंचाई हेतु पंजाब राज्य में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा, की गई है पंजाब में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? 17 नंबर। हाँ देखिए लोधी वंश का पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए अंतिम सुल्तान कौन था आपको बताना है। और ये आपके भैया थे इब्राहिम लोधी थे आपके। कौन से भैया? इब्राहिम लोधी थे आपके। सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी कौन था? इब्राहिम लोधी था आपका। बहलोल लोधी संस्थापक थे, है ना। उसके बाद सिकंदर लोधी, फिर सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? हाँ ना, 18 नंबर आपको बताना। ये आपका है संसदीय और संघीय। ऑप्शन नंबर डी लगाइए। औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? ये दिया था भैया गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर, देख लीजिए किसका किसका जवाब आ रहा है। 19 नंबर सिखों के, हाँ ये 9वें गुरु थे तेग बहादुर। इन्होंने मुस्लिम धर्म में अपनाने से मना कर दिया, तो इनको क्या दिया था? मृत्युदंड की सजा दी थी। किसने दिया था? औरंगजेब ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भैया किसने मरवाया था? है ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? 20 नंबर देखिए आपको बताना है। गर्म जल धारा कौन सी है? हाँ 20 नंबर का जवाब आ गया यहाँ पर, क्यूरोसियो प्रवाह। जहांगीर ने, बिल्कुल सही बात है। पीएसएलवी का विस्तार रूप क्या है? 21 नंबर आपको बताना है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। निम्न हिमाचल और के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर, 22 नंबर आपका यहाँ पर शिवालिक होगा। हिमाचल और यहाँ पर शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को भैया दून के नाम जानते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? यहाँ पर देखिए 23 नंबर में बताना है। सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम भीतरी ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण को हम क्या कहते हैं? बाहरी ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगा दीजिए सी नंबर। यूरेनस को ही अरुण कहते हैं, है ना। अरुण वरुण है ना, यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून जो होता है वो वरुण होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है कौन से राज्य से होकर गुजरती नहीं है। मित्र को गमछा झाड़ी, ट्रिक आपने पढ़ी होगी। 24 नंबर का कह रहे हैं जवाब, यहाँ पे आंसर क्या होगा? कह रहे हैं विकल्प नंबर सी, उड़ीसा राज्य से होकर नहीं जाती है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की जो भूमि है ब्रह्मावर्त कहलाती है? 25 नंबर आपको बताना है। 25 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर सरस्वती नदी और यहाँ पर दृश्यद्वती नदी, ठीक ना, ये ब्रह्मवर्त कहलाती है। रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है? तीसरी पूछा गया है, तो जायद है रबी, और यहाँ पर क्या है? खरीफ के बाद जायद है आपकी तीसरी। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? है ना, पहला तो आप जानते ही हैं किसके किसके, 1526 में आपका हुआ था। पहला आपका 1526 में हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तीसरा काफी समय बाद हुआ था। तो 1761 में बताना किसे किसके बीच हुआ था? 27 नंबर कह रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली। मराठे भैया हार गए थे, है ना। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है कितनी है? 28 नंबर। ये आपकी है 182 मीटर है। आपका आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर डी नंबर। हाँ, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और जिसकी स्थापना भारत सरकार ने गुजरात के सरदार सरोवर के निकट नर्मदा नदी पर एक टापू पर किया है। आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली इंजन रहित
रेलगाड़ी का नाम क्या है? इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम जो है ट्रेन 18 है। आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर डी नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 30 नंबर आपको बताना है। इसके लेखक के जो हैं राइटर, उनका नाम है संजय बारू, है ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। तो संजय बारू कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक है आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व कह रहे हैं बिहार का 1182 है, जो कि सबसे अधिक है। विकल्प नंबर आपको यहाँ पर सी नंबर लगाना है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को जो द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो कब घोषित किया गया था? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना। 1968 से भैया हिंदी था, 1989 1989 याद रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका सी नंबर होगा। अकबर के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। ये आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में, आगरा जिले में ही पड़ता है फतेहपुर सीकरी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद इनमें से कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर की अगर हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा सर्वाधिक है, आपका 80.12% साक्षर है। तो यहाँ पे आंसर लगा दीजिए गौतम बुद्ध नगर, विकल्प नंबर डी नंबर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये प्रश्न हमने बहुत बार बताया है। यूनेस्को का स्थापना जो है 4 नवंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछेंगे तो न्यूयॉर्क बताइएगा। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को मुख्य रूप से यहाँ पर टैक्स की कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? 36 नंबर आपको बताना है। 5%, 12%, 18% और 28%, यानी टोटल आपके हो जाएंगी 4। चिली की राजधानी आपसे पूछा गया, चिली देश की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा चिली की जो राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका मथुरा में है, मथुरा। इसकी स्थापना याद रखिएगा 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक मुहावरा है आपके सामने, घाट घाट का पानी पीना। इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। गरल का विलोम शब्द आपसे यहाँ पर 45 नंबर का पूछा गया है। तो गरल का विलोम क्या होता है? सुधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? 46 नंबर में देखिए शुद्ध पूछा गया है। शमशान कैसे लिखते हैं, है ना, शमशान कैसे लिखते हैं देख लीजिए। सभी का जवाब आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इन दोनों में अच्छा एक सेकेंड, हमने भी ध्यान नहीं दिया। देखो शमशान ये वाला सा बनेगा, है ना, हमें लगा दोनों सेम है। यहाँ पर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। क्योंकि देखिए ये जो आपका सा बना हुआ है ये वाला आधा है, फिर ये पूरा, लेकिन ये वाला दोनों जगह रहेगा, है ना, मुंडी वाला साहब जो भी कहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा आपका, शमशान ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न बताइए कि समूह में सभी के सभी शब्द क्या है? वसंत के पर्यायवाची है। वसंत के पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मधुमास होता है, ऋतुपति होता है और मदन भी होता है। आंसर लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर बी वाला। चड़क का तद्भव क्या होगा? आसान प्रश्न है। चड़क का तद्भव चना होता है। इनमें से आपको 49 नंबर में बताना है कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है। 49 में जो भाववाचक संज्ञा है वो आपका सौंदर्य क्या होगा? भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्यते, ये अलंकार की परिभाषा किसने दी है? 50 नंबर में आपको कमेंट करना है। यहाँ पर जवाब क्या होगा? इसकी जो परिभाषा है ये अलंकार की आचार्य दंडी ने दी है। आचार्य दंडी कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका आंसर सही होगा। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास होगा? कर्तव्य परायणता में, कर्तव्य में परायणता में, यानी सप्तमी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास होगा कौन सा? वो भी सप्तमी वाला होगा। निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन हो प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए। 52 नंबर का जवाब आपको बताना क्या होगा? तो दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम यानी कृष्ण जी को यहाँ पर श्रोता द्वारा यहाँ पर बादल समझ लिया गया है, इसलिए अलंकार जो होगा यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य देखिए 53 नंबर में आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो लिखा हुआ है यह सब मेरी अनुपस्थिति में हुआ,
आशा है कि वह 2-4 दिन। विकल्प नंबर डी, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो उनका बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए इस वाक्य में आपका क्या है, पहली बात तो देखिए मिश्र वाक्य होता क्या है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है वहां मिश्र वाक्य होता है। इस वाक्य में आपने देखा है आशा है ये प्रधान उपवाक्य है, वह 2-4 दिन में आ जाएगा ये आश्रित उपवाक्य है। इस वजह से यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर डी ही लगाना होगा। शून्य और शक्ति, हाँ बिल्कुल सही है। शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार कौन है। इसके निबंध के जो रचनाकार है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक और प्रश्न आपको बताना, जूही की कली, जूही की कली के रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिक प्लस भ्रम, यानी दिक प्लस भ्रम जो है आपका व्यंजन संधि। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से बताइए कौन सा युग्म आपका विपरार्थक शब्द है। विपरार्थक शब्द आपसे यहाँ पर पूछा गया है। विपरीत मतलब विलोम एक तरीके से कह सकते हैं। क्रय खरीदना और विक्रय क्या होता है, बेचना होता है। क्रय खरीदना और विक्रय बेचना होता है। बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है। वाक्य में देखिए आपको बताना है शांतिपूर्वक शब्द कैसा है ना। शांतिपूर्वक शब्द कैसा है आपको यहाँ पर बताना है। 57 नंबर में क्या होगा, 57 नंबर का भी जवाब आ गया है। बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है। शांतिपूर्वक शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आंसर लगाइए विकल्प नंबर बी के साथ। अमृत के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर बताना है। अमृत के पर्यायवाची सुधा होता है, अमी होता है और सोम भी होता है। सुधा, अमी और कौन सा, सोम। आंसर लगाइए विकल्प नंबर, सुधा, ये सुधा लिख दिए हैं, बड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं। यहाँ सुधा है, अब सुधा लिख दिया, मान लो कोई ध्यान ना दे तो कहो यही वाला विकल्प मार दे। चलो आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है ना। किस वाक्य में, कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे लिखे जाते हैं मिलते जुलते, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत होने के चांस हो जाते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है, 59 नंबर बताना है। हाँ, कह रहे नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, अलगाव की स्थिति है अपादान, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर होगा। वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद बताइए। 60 नंबर, वह दूध लेकर आया ना, तो संज्ञा का यहाँ पर भेद जो है द्रव्यवाचक, दूध संज्ञा है, लेकर आया है क्रिया है। 60 नंबर क्या लगाइए बताइए। 60 नंबर का जवाब क्या लगाएंगे, डी नंबर द्रव्यवाचक। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसके लिए शब्द होता है अनासक्त, होता है अनासक्त। व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे 62 नंबर में पूछा गया है। सत प्लस भावना, सद्भावना होगा, है ना। सत प्लस भावना, सत प्लस भावना, सत प्लस भावना बराबर क्या होगा, सद्भावना। व्यंजन संधि है। बिखरे मोती के रचनाकार कौन है। बिखरे मोती के रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह प्रथम कहानी संग्रह है। इस संग्रह में 15 कहानियां हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प नंबर बी। या प्रेम का पंथ कराल महा, उपर्युक्त लोकोक्ति को पूर्ण करना है। ये प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार है, तलवार की धार पै धावनो है। ये जो है रीतकालीन कवि भैया बोधा की प्रसिद्ध पंक्ति है, बोधा। यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाँ 64 नंबर। तलवार की धार पै धावनो है, बोधा की है, बिल्कुल सही है। तलवार की धार पै धावनो है। गृह प्रवेश में बताइए कौन सा कारक होगा, 65 नंबर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश अधिकरण कारक होगा, अधिकरण तत्पुरुष वाला। आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर ए नंबर। निम्न पंक्तियों में से बताइए कौन सा छंद है। ये प्रश्न जो आपका है छंद से लिया गया है। हाँ सही बात है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सही है। पंक्तियों में बताइए कौन छंद है यहाँ पर, 66 नंबर में। 16-16 कह रहे हैं प्रत्येक चरण में। हाँ चौपाई छंद है ये, कौन कौन सा है, चौपाई होगा आपका। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है।
अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचयिता है विष्णु प्रभाकर। ये प्रश्न कई बार हमने बताया है, विष्णु प्रभाकर यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसकी रचना किसने किया है ना? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसकी किसकी रचना है? ये जो है आपका है आंसर क्या होगा यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। माता पिता में बताइए, कह रहे हैं द्वंद्व समास दोनों के दोनों पद प्रधान है। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है? हाँ, कला और बूढ़ा चांद, बिल्कुल सही है, कला और बूढ़ा चांद। हाँ, इस रचना के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। कई बार पूछा गया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो बताइएगा 1960 में दिया गया था। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ कंठ तालव्य में होते हैं, ओ और औ कंठोष्ठ होते हैं। ओ और औ की जब हम बात करते हैं वो आपके कंठोष्ठ होते हैं, ए और ऐ कंठ तालव्य होते हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं दिया गया है। गलत युग्म का आपको चयन करना है। कौन सा गलत युग्म लिखा हुआ है? प्राप्त लिखा है पाना, है ना? प्राप्त पाना गलत है क्योंकि दोनों समानार्थी शब्द हैं, ये विलोम तो नहीं है, बाकी सब आपके यहाँ पर विलोम दिए गए थे। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना, है ना? बहुत परेशान करना। सुरभि सौरभ सुवास किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुरभि सौरभ सुवास किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये दोस्तों आपके सुगंध के, सुगंध यहाँ पे आंसर आपको लगाना है। मधुशाला क्या है? 75 नंबर। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित मधुशाला मुक्तक काव्य है। कौन सा है भैया? मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर